Hello friends, this is Rajesh sir once again here on Only Concept, my channel, my YouTube channel Only Concept। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आऊंगा गोल्ड। तो दोस्तों मैं आ गया हूं गोल्ड वाले टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि गोल्ड क्या होता है। दोस्तों गोल्ड एक मेटल है, यू नो दैट गोल्ड एक मेटल है जो जिसको हम प्रीसियस मेटल बोलते हैं। दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम पूरी हिस्ट्री चेक करते हैं तो सबसे पहले हमको जो है धरती से गोल्ड हमको मिला फ्रॉम द माइंस, राइट। जो गोल्ड मिला तो हम लोगों ने क्या देखा, जो बाकी मेटल्स थे उसके कंपैरेटिवली गोल्ड वाज अ शाइनिंग मेटल और दिखने में भी काफी खूबसूरत, जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड में इस चीज की काफी डिमांड हुई। और इस गोल्ड को लेके ना काफी ज्यादा लड़ाइयां भी हमारे कंट्री के अंदर में देखने को मिली है, चीना झपटी की लड़ाई हमको देखने को मिली है। तो गोल्ड एक ऐसा प्रीशियस मेटल है, राइट। दोस्तों गोल्ड की जो क्वालिटीज होती है ना, मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। गोल्ड दोस्तों तीन टाइप के होते हैं, एक प्योर गोल्ड, एक होता है व्हाइट गोल्ड और एक होता है रोज गोल्ड, राइट। दोस्तों ये कैटेगरी जो है ना गोल्ड की बनी कैसे है, तो डेफिनेटली यू नो वेल दैट कि गोल्ड का प्योरिटी जो होता है गिना जाता है कैरेट से, राइट। कैरेट क्या है, तो दोस्तों 24 कैरेट से लेके 10 कैरेट तक गोल्ड की क्वालिटीज होती है। बस इसी 24 to 10 जो कैरेट होते हैं, इस तीन जो टाइप है गोल्ड के, इस कैरेट की प्योरिटी के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। यानी कि प्योर गोल्ड क्या, तो प्योर गोल्ड यानी कि पूरा का पूरा गोल्ड, उसमें और कोई मेटल मिक्स नहीं होता। दूसरा व्हाइट गोल्ड यानी क्या, तो दोस्तों इस गोल्ड के अंदर में, व्हाइट गोल्ड के अंदर में गोल्ड भी होता है और अदर मेटल्स भी मिक्स होते हैं। रोज गोल्ड क्या होता है, ये उससे भी पुअर क्वालिटी होती है, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे गोल्ड के क्या होते हैं, टाइप होते हैं, राइट। चलो दोस्तों गोल्ड के जो पैटर्न्स होते हैं उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा कि दोस्तों अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो गोल्ड किस किस तरीके से हमारे लिए अवेलेबल होता है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा गोल्ड कॉइन्स, आप लोगों ने सुना होगा गोल्ड बार और आप लोगों ने सुना होगा गोल्ड एज अ ज्वेलरी, ओके। तो दोस्तों ये तीन ऐसे पैटर्न्स है जो गोल्ड हमको देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड में, राइट। सबसे ज्यादा गोल्ड का अगर हम देखेंगे कंजम्पशन बोलते हैं तो उसको ज्वेलरी की पैटर्न में होता है। ज्वेलरी मतलब होता है कि लोग ज्वेलरी यानी पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं गोल्ड का, राइट सर। तो दोस्तों ये है हमारा गोल्ड। चलो अभी इसके बारे में एक और कुछ चीजें जानना चाहेंगे। What is demand of the gold in the economy, right? अब हम लोग देखते हैं इसको पूरे इंडिया के लेवल से और साथ में पूरे वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे कि गोल्ड की डिमांड क्यों की जाती है, गोल्ड का डिमांड होता क्यों है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गोल्ड के अभी 3 डिवीजन होते हैं। नंबर 1 कि गोल्ड एज अ बार, नंबर 2 गोल्ड एज अ कॉइन, नंबर 3 गोल्ड एज अ ज्वेलरी, ओके। तो दोस्तों ये इस तरीके से खरीदा जाता है। अब ज्वेलरी कौन खरीदता है, राइट। दोस्तों गोल्ड यानी कि ज्वेलरी आप लोग यानी कि हाउस होल्ड लोग खरीदते हैं, यानी इंडिविजुअल खरीदता है। गोल्ड एज ए बार कौन खरीदता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन खरीदते हैं, करोड़पति लोग खरीदते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट, राइट। गोल्ड एज ए कॉइन कौन खरीदता है, तो दैट इज ऑल्सो फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों इस तरीके से गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, राइट। चलो मैं अभी आपको सोर्सेस ऑफ डिमांड के बारे में बात करूंगा। ये तो मैंने आपको बताया था कि रीजंस की गोल्ड की डिमांड किन किन वजह से होती है, राइट। व्हाट आर द सोर्सेस जहां से गोल्ड की डिमांड होती है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्ड को आरबीआई खरीदता है, यानी कि सेंट्रल बैंक खरीदता है। नॉट ओनली द आरबीआई, पूरे वर्ल्ड की जितने भी सेंट्रल बैंक्स है ये गोल्ड को खरीदती है, राइट सर। तो दोस्तों आरबीआई जो है गोल्ड को खरीदती है, क्यों खरीदती है, तो आरबीआई को गोल्ड नॉर्म्स मेंटेन करने होते हैं, यानी गोल्ड रिजर्व मेंटेन करने होते हैं। किस चीज के लिए आरबीआई गोल्ड रिजर्व करता है, आरबीआई गोल्ड रिजर्व करता है करेंसी इशू के लिए और मनी को बोरो करने के लिए। दिस इज व्हाट दोस्तों कि आरबीआई को भी गोल्ड की काफी ज्यादा जरूरत होती है। नॉट ओनली द आरबीआई, पूरे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को मेंटेन करते हैं, रिजर्व करते हैं। इसके ऊपर मैं आपको वीडियो के लास्ट मोमेंट में कुछ बताऊंगा कि कंट्रीज के पास कितने कितने गोल्ड है, तो बस आप इस वीडियो में लास्ट मोमेंट तक बने रहिए। दोस्तों ये था सेंट्रल बैंक। उसके बाद क्या हुआ, तो गोल्ड की डिमांड क्यों बढ़ी, तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने इस सिनारियो को समझा, इस सिनारियो को देखा, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कुछ स्कीम निकालने चालू हो गया। दोस्तों स्कीम का नाम है ईटीएफ, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। क्या करता है ये फंड, म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे स्कीम के जरिए कैश लेती है और आपके इसी पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट कर देती है। मतलब कि दोस्तों आपका पैसा इनडायरेक्टली कहा जा रहा है गोल्ड में, तो ये गोल्ड की डिमांड हो गई, यस और नो। उसके बाद गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट लोग खरीदते हैं। एज एन इन्वेस्टमेंट मतलब आपने देखा होगा बड़े से बड़े जो रईस होते हैं, खास करके मैं रईसों को हाईलाइट करूंगा यहाँ पे, हमारे इंडिया के अंदर में अपर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास एंड रईस क्लास, ये जो होते हैं ये 3 क्लासेस ज्यादातर हमारे गोल्ड का इन्वेस्टमेंट लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। क्योंकि इंडिया का जो गोल्ड का पैटर्न इन्वेस्टमेंट बना हुआ है ना, वो काफी पुराना है। यानी कि लोगों का माइंडसेट जो है आफ्टर एफडी, आफ्टर पीपीएफ कहां पे जाता है, गोल्ड में जाता है। तो दोस्तों गोल्ड की इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या हो गया, बढ़ गया, डिमांड गोल्ड की वजह से बढ़ जाता है।
है। और लास्ट वन में अगर आपको बता दूं तो हमारे इंडिया के अंदर में गोल्ड का कंजम्पशन होता है ज्वेलरी के तौर पे पहनने के लिए। ज्वेलरी का मतलब होता है, सिंपल एंड शॉर्ट में अगर बोलूं तो फैशन के इस्तेमाल के लिए गोल्ड का यूज किया जाता है। फैशन की वजह से गोल्ड की डिमांड होती है। अब हमारे इंडिया के अंदर में फैशन का ये इस्तेमाल यानी गोल्ड का ज्यादातर इस्तेमाल आपको अच्छे से पता होगा, फेस्टिवल्स में होता है, शादी में होता है, इवेंट्स में होता है। मतलब दोस्तों कि गोल्ड को हम लोग एज अ प्रेस्टिजियस आइटम के तौर पे पहनते हैं। कुछ लोगों को मतलब दिखाना होता है, कुछ लोगों को बताना होता है, कुछ लोगों को खूबसूरत दिखना होता है, इस वजह से हम गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, काफी लोग गले में काफी बड़ा गो पहन लेते हैं, काफी लोग रिंग्स पहन लेते हैं, मतलब दोस्तों ब्रेसलेट तक पहन लेते हैं। तो गोल्ड का इस्तेमाल एज अ ज्वेलरी काफी ज्यादा होता है, स्पेशली इन इंडिया। तो दोस्तों इस तरीके से गोल्ड की क्या होती है, डिमांड बढ़ती है। अच्छा, ये गोल्ड आएगा कहां से? आपकी कंट्री के अंदर में गोल्ड का प्रोडक्शन होना काफी कंपलसरी होता है, तब जाके ना आप गोल्ड की डिमांड को फुलफिल कर पाओगे। यानी कि हमारे जो गोल्ड के व्यापारी है वो भी तो गोल्ड खरीदेंगे ताकि वो आपको बेच पाए। तो ये गोल्ड आएगा कहां से? गोल्ड दोस्तों आता है रिफाइनरी से। रिफाइनरीज मतलब होता है कि अगर मैं रिफाइनरीज की बात करूं या माइनिंग की बात करूं तो माइनिंग से पहले गोल्ड निकलेगा, फिर वो रिफाइनरीज में जाएगा। इंडिया के अंदर में कुछ सालों पहले यानी कि काफी सालों पहले 4 रिफाइनरीज हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे सामने बीतता गया तो ओवरऑल इंडिया के अंदर में आज की कंडीशन में करीब करीब 30 रिफाइनरीज है गोल्ड के लिए। और रिसेंटली आपने न्यूज तो खबर तो सुना ही होगा कि हमारे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भी गोल्ड माइंस को फाइंड किया गया है, खोज के निकाला गया है। तो दोस्तों धीरे 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 गोल्ड की रिफाइनरीज और माइंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इसके बढ़ने से क्या होगा, गोल्ड का सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा, वो बढ़ना चाहिए। आप जानती होंगे कि चाइना जैसी कंट्री जो होती है एक साल में करीब करीब 400 टन गोल्ड प्रोड्यूस कर लेती है। तो दोस्तों उनका प्रोडक्शन काफी ज्यादा है गोल्ड का, और गोल्ड के प्रोडक्शन होने से यानी कि गोल्ड के प्रोड्यूस होने से इकोनॉमी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ये भी मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सामने समझाने वाला हूं कि गोल्ड के वजह से हमारी इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग हो जाती है। ओके तो दोस्तों इंडिया में जो है गोल्ड में 30 रिफाइनरीज प्रोड्यूस कर रही है। अब ये प्रोडक्शन होगा तो व्यापारियों के पास गोल्ड आएगा, और व्यापारी किसको देंगे, तो हमारे इंडिविजुअल्स को देंगे। काय के लिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए, ज्वेलरीज के लिए, तो मल्टीपल पर्पस के लिए गोल्ड का लोग इस्तेमाल करेंगे। राइट सर। चलो दोस्तों एक और खूबसूरत बात बताता हूं डिमांड को लेकर। हमारे इंडिया के अंदर में करीब करीब 24 से 25 हजार टन, फिर से एक बार मेरे इस सेंटेंस की तरफ थोड़ा फोकस करिएगा क्योंकि इसका कहीं तो भी रिलेवेंस है जब मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड इकोनॉमी में कितना इंपॉर्टेंट और कितना अहम रोल परफॉर्म करता है। दोस्तों 24 से 25 हजार टन, मेरे रिसर्च के मुताबिक, मैंने कुछ सोर्सेस से रिसर्च करते हुए इस कंटेंट को निकाला हुआ, इस टॉपिक को, इस अमाउंट को निकाला हुआ है। तो 24 से 25 हजार टन का गोल्ड का इस्तेमाल हमारे हाउस होल्ड कर रहे हैं। यानी हमारे इंडिया के अंदर में आरबीआई के पास गोल्ड नहीं है उतना, आरबीआई के पास सिर्फ 653.01 टन गोल्ड है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, 653.01 टन आरबीआई के पास गोल्ड है, यानी कि 653.01। लेकिन हमारे लोगों के पास कितना गोल्ड रखा हुआ है, करीब करीब 24 से 25 हजार टन। यानी कि आप लोगों को पता होगा हमारे इंडिया के अंदर में काफी बड़ी बड़ी रिलीजियस प्लेसेस है, यहां पर भी गोल्ड का रिजर्व काफी ज्यादा है। यानी दोस्तों इंडिया सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, इसको मैं आज भी डिनाई नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इंडिया के पास काफी ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, यानी अवेलेबल है। लेकिन मैं इसको रिजर्व नहीं बोलूंगा, रिजर्व तो आरबीआई के पास होता है, जो लोगों के पास पड़ा है उसको रिजर्व नहीं बोलूंगा। इसको मैं बोलूंगा कि ये असेट जो है पड़ी हुई असेट है, इसका इस्तेमाल बहुत ही रेयर होता है। तो दोस्तों इस वजह से अगर हम देखेंगे तो दैट इज व्हाट द डिमांड इज इन एन इकोनॉमी, राइट। चलो दोस्तों अभी हमारे इंडिया की जो ये टैक्टिक्स है गोल्ड को इस्तेमाल को लेके, इससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी क्या होती है, अफेक्ट होती है। चलो दोस्तों अभी एक और चीज पे आते हैं, रिजर्व के ऊपर बात करेंगे अभी हम लोग। रिजर्व यानी क्या होता है? सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जितने भी वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, राइट, जो गोल्ड का स्टेटस डिफाइन करते हैं, तो इनके मुताबिक सारे जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं इनको हमारी एक बैकअप करेंसी के तौर पे गोल्ड रखना होता है। और आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में इमेजिन करो, सबसे पहले गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होता था, फिर मेटल एक्सचेंज होते थे, फिर मेटल में भी किंग आ गया, गोल्ड आ गया, फिर गोल्ड ही गोल्ड देखने लग गया। हमारे पुराने सीरियल्स आप देखते होंगे, राइट, हमारे पुराने किले वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, पुराने किंगडम्स के बारे में हमने स्टोरीज काफी सुनी है। लेकिन पूरी स्टोरीज का एक सबसे मेजर और पूरे सीरियल का सबसे मेजर एक हिस्सा दिखाया जाता है गोल्ड। यानी कि दोस्तों इसकी कहानी बहुत पुरानी है। गोल्ड एक प्रीशियस 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 मेटल के तौर पे देखा जाता है, इस वजह से लोग गोल्ड को खरीदना चाहते हैं। तो गोल्ड एक करेंसी का एक्सचेंज का एक सॉलिड और एक परफेक्ट स्टैंडर्ड माना गया है। इस वजह से
पूरे वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक गोल्ड को अपने पास एज अ रिजर्व रखती है, क्योंकि गोल्ड इज अ यूनिवर्सल एक्सचेंज करेंसी। यानी कि गोल्ड तुम अमेरिका लेके जाओ ले लेंगे, अमेरिका वाले इंडिया में लेके आ जाए ले लेंगे। मतलब कि गोल्ड को कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में लेके जाओ, पूरा वर्ल्ड आपको गोल्ड ले लेगा। लेकिन डॉलर दोस्तों, डॉलर हमारे देश का पानीपुरी वाला नहीं ले सकता, डॉलर हमारे देश का कटिंग वाला नहीं लेगा। यानी क्या होता है कि यहाँ पर जो नया पैटर्न आया हुआ है ना करेंसी का, ये एक्सचेंज करना पॉसिबल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन गोल्ड गोल्ड गोल्ड, अगर आप सलून वाले को बोलेंगे ना भैया मेरे बाल काट के तो गोल्ड देता हूँ, फट से ले लेगा। मतलब डॉलर देता हूँ बोलेगा तो भैया नहीं भैया मुझे तो इंडियन करेंसी चाहिए। ये है दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप यहाँ समझ सकते हो कि गोल्ड कितना मेजर रोल प्ले करता है। दैट्स व्हाट पूरे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक के अंदर आपको मिलेगा रिजर्व के तौर पे गोल्ड। दोस्तों मैं आपको कुछ रैंक बताना चाहूंगा, लेकिन वो रैंक मैं अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा 2 मिनट रुकिए। उसके बाद मैं आपको कुछ रैंक बताऊंगा कि कौन सा देश कौन से नंबर पे है गोल्ड के रिजर्व को लेके। लेकिन पहले हमारे आरबीआई के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। हमारे आरबीआई के अंदर जितना भी रिजर्व है, तो आरबीआई के खुद के अपने नॉर्म्स के मुताबिक आरबीआई क्या करता है, तो जो रिजर्व उनके पास पड़ा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व प्लस करेंसी रिजर्व, तो दोस्तों इन रिजर्व्स के अलावा आरबीआई गोल्ड रिजर्व भी रखता है। तो जितना ओवरऑल रिजर्व है आरबीआई उसका 40% रिजर्व गोल्ड में मेंटेन करता है। दोस्तों ये गोल्ड में मेंटेन करना होता है तो रिजर्व मेंटेन करना कंपलसरी है। जैसे कि मैं आज के सिनारियो बता दूं कि 653.01 टन हमारा आरबीआई मेंटेन कर रहा है। रिसेंटली आरबीआई ने गोल्ड के रिजर्व को बढ़ाने के लिए 45 टन यानी कि 40 टन 40 टन गोल्ड करीब करीब खरीदा है, अभी के रिसेंट पीरियड में ही खरीदा हुआ है। और आरबीआई डे बाय डे या ईयर आफ्टर ईयर गोल्ड के इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा रहा है। रीजन उसका बताऊंगा, इस वीडियो में जरूर मेरे साथ बने रहिए। चलो दोस्तों, अब गोल्ड को रिजर्व क्यों करती है सूर्य वर्ल्ड की बैंक, इसका थोड़ा सा आंसर मैंने आपको दे दिया, क्योंकि इट इज अ यूनिवर्सल करेंसी या इट इज अ यूनिवर्सल एक्सचेंज मीडियम। यस और नो? नाउ अभी दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं तो पूरे वर्ल्ड का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है करेंसी को लेके, यानी कि इंडिया का रूपी है, अमेरिका का डॉलर है। और करेंसी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते। दुबई का भी है, दिनार है। दोस्तों ये सारे की सारे जो है ना करेंसीज है, जापानीज करेंसी है, रशिया की करेंसी है। तो ये सारी करेंसीज जो है ना इनका सबसे कॉमन एक स्टैंडर्ड है, एक कॉमन बेस है, दैट इज गोल्ड। लेकिन दोस्तों क्या ये गोल्ड का इस्तेमाल करके करेंसी का यूज करेंगे, करेंसी छापेंगे? आपने सुना होगा कि हम लोग जब चाहे तब जितना चाहे उतना करेंसी छाप सकते हैं, क्योंकि मशीन तो आरबीआई के पास है, पेपर तो आरबीआई के पास है। तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते? दोस्तों एक स्टैंडर्ड होता है जो सारे वर्ल्ड को फॉलो करना है, राइट है। 3 स्टैंडर्ड है, 3 सिस्टम है जो करेंसी सिस्टम के तौर पे फॉलो किए जाते हैं हर सेंट्रल बैंक के अंदर में, राइट। चलो आपने सुने नहीं होंगे तो मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों 3 नाम क्या है, एक है फिक्स रिजर्व सिस्टम, और एक है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, और एक है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। फिर से एक बार मैं बताऊं, एक फिक्स रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एक प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, फिक्स फिड्यूसरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं पहले वाले को, फिर मिनिमम रिजर्व सिस्टम, और लास्ट में है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। दोस्तों ये तीनों सिस्टम जो है ना कंट्री की अपनी चॉइस होती है कि उनको किस सिस्टम से चलना है, राइट। अब आप मुझे पूछोगे डेफिनेटली कि दोस्त सर कि हम तीनों सिस्टम फॉलो कर सकते हैं? नो दोस्तों, तीनों में से कोई भी एक सिस्टम फॉलो करना है। अमेरिका कुछ और फॉलो करता है, रशिया कुछ और फॉलो करता है, इंडिया कुछ और फॉलो करता है, राइट। चलो इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? काफी पहले जब शुरू की पीरियड की बात अगर हम करें, तो जब हमारा सिस्टम कंट्री का मैनेजमेंट बना, आरबीआई जब नॉर्म फॉर्म हुआ, राइट है, तो दोस्तों ये सारा जो है ना, तब आरबीआई ने सिस्टम कौन सा फॉलो किया था? फिक्स फिड्यूसरी सिस्टम। क्या होता है फिक्स फिड्यूसरी सिस्टम? दोस्तों इस सिस्टम के मुताबिक अब एक लिमिट सेट कर लेते हो कि हम इतनी करेंसी का रिजर्व रखेंगे, इतनी करेंसी इशू करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। मतलब कि वहां पे आपने अगर ऐसा बोल दिया कि हम 1 लाख करोड़ की करेंसी का यूज करेंगे या फिर 1 लाख करेंसी हम प्रिंट करेंगे, तो उससे ज्यादा प्रिंट नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात कि ये करेंसी इशू करने के लिए आपको कोई मेटालिक रिजर्व नहीं रखना है, यानी कि फिक्स फिड्यूसरी सिस्टम के अंदर में आपको कोई भी मेटालिक रिजर्व नहीं रखना है, आपको बस अपनी करेंसी का इशू कितना रहेगा वो बताना है, राइट सर। तो वो स्टैंडर्ड में आपको चलना पड़ेगा। दूसरा मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है दोस्तों? इस सिस्टम के मुताबिक किसी भी सेंट्रल बैंक, नॉट ओनली द आरबीआई, अगर कोई भी सेंट्रल बैंक मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करता है तो उनको क्या करना है, तो 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना है। फिर से एक बार अच्छे से सुनो, मैंने क्या बोला? 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 200 करोड़ प्योर गोल्ड बोल रहा हूं, जी नहीं। 200 करोड़ में से 115 करोड़ का जो है गोल्ड मेंटेन करना है, और 85 करोड़ का आपको अदर सिक्योरिटीज मेंटेन करना है, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसमें फॉरेन सिक्योरिटीज का इंक्लूजन होता है। तो दोस्तों ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम मेंटेन करना है। तो क्या इसका मतलब 200 करोड़ अगर हमने रिजर्व कर लिया तो हम लोग अभी फ्री हो गए, अब हम लोग बहुत सारी करेंसी इशू कर सकते हैं, बहुत सारे नोटें छाप सकते हैं? नो,
200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व का मतलब होता है कि उतने करोड़ का आपने तो रिजर्व दिखा दिया। अब आपको अगर कोई करेंसी इशू करना है, अगर आपको अभी सपोज 1 लाख इशू करने हैं तो आपको 1 लाख का गोल्ड दिखाना पड़ेगा। अगर आपको 5 लाख इशू करने हैं तो आपको 5 लाख का गोल्ड दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जो कि आज की कंडीशन में हमारे सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अडॉप्ट किया जा रहा है, यानी कि फॉलो किया जा रहा है। तीसरा सिस्टम पे आते हैं दोस्तों, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। ये सिस्टम एकदम सिंपल है, इसमें कोई रिजर्व नहीं रखना है, इसमें कोई फिक्स लिमिट नहीं बतानी है, इसमें सिर्फ आपको गोल्ड रखना है और 4:1 के रेशो में चलना है। यानी 1 रुपए का गोल्ड रखो, 4 रुपए की करेंसी का इशू करो। मतलब कि फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि 1 रुपए का रिजर्व रखो, 1 रुपए का गोल्ड रिजर्व रखो और 4 रुपए की करेंसी का इशू करो, यानी कि प्रिंट करो। दोस्तों इस तरीके से होता है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, यानी इसमें गोल्ड लाते जाओ, करेंसी इशू करते जाओ, गोल्ड लाते जाओ, करेंसी इशू करते जाओ। ये तो मिनिमम में भी था, ये तो फिक्स में तो बिल्कुल भी गोल्ड का कुछ रोल नहीं था। मिनिमम और प्रोपोर्शनल में ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, राइट। अच्छा दोस्तों, अगर ये नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाए तो क्या होगा? चलो इमेजिन करते हैं कि हम लोगों ने नॉर्म्स को तोड़ दिया, यानी कि हमने हमारे हिसाब से मनचाही करेंसी को प्रिंट कर दिया, मशीन ला ली, कागज ला लिया, नोट प्रिंट कर लिए और बहुत सारा पैसा इकोनॉमी में जनरेट कर लिया। और मान के चलो इतना पैसा जनरेट कर लिया कि हमने जितने भी गरीब थे सबको पैसे बांटने चालू कर दिए। भाई तुम गरीब मत रहो, तुम भी पैसे ले लो, तुम भी पैसे ले लो, तुम भी पैसे ले लो। इमेजिन कि सबके पास पैसे आ चुके हैं, सब लोग करोड़पति हो चुके हैं। व्हाट द सीन विल बी? लोगों कंट्री के अंदर में पैसा आने के बाद, लिक्विडिटी आने के बाद लोग सीधे सीधे डिमांड करना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास करोड़ आ गया तो मैं क्या करूंगा? कार लूंगा, एसी लूंगा, फ्रिज लूंगा, घर के सारे इक्विपमेंट लूंगा, कपड़े लूंगा, जूते लूंगा, चप्पल लूंगा, कैप लूंगा, मेकअप का सामान लूंगा। दोस्तों सारी चीजें लेंगे हम लोग, सारी चीजें लेंगे, मतलब कि हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। और इमेजिन करो क्या आपकी डिमांड आपके सप्लाई मैच होता है? नो। इकोनॉमी चलती कैसे है दोस्तों? जब डिमांड होती है ना उतना ही सप्लाई कर लो, इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। जितनी डिमांड होती है उतना ही सप्लाई कर लो, इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। अगर सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड कम हो जाए तो इकोनॉमी वैसे भी डाउन हो जाएगी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर लॉस में आ जाएंगे। पैसा है बट चीजें अवेलेबल नहीं है। दोस्तों इससे क्या होगा? लोगों के पास पैसा है तो देखो आप इमेजिन करो कि चीजें क्यों नहीं है, क्योंकि सारे के सारे लोग क्या कर चुके हैं? कंज्यूम कर चुके हैं, प्रोडक्शन हुआ नहीं है। दिस इज व्हाट दोस्तों, क्या होगा? आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, आपको एसी नहीं मिलेगा, आपको पानी कम मिलेगा, आपको दाल चीनी नहीं मिलेगी, दिक्कत जाएगी। वैसे ही आप भूखमरी से मर जाओगे। मतलब पैसे का होने से भी आपको तकलीफ तो होनी ही है, राइट सर। दोस्तों अगर ऐसा हो भी गया, मान लेते कि सबके पास पैसे आ गए और आरबीआई ने बिना नॉर्म्स के करेंसी मार्केट में इशू कर दिया, तो इससे होगा क्या? इससे शॉर्टेज आ जाएगा सप्लाई का और डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और चीजों के रेट क्या हो जाएंगे दोस्तों? महंगे हो जाएंगे। इससे इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या पड़ेगा? जरा मेरी बात पे गौर करना। इससे इकोनॉमिकल इंपैक्ट ये पड़ेगा कि आपकी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई की कमी हो जाएगी। यानी ऐसा क्यों होगा? आप मुझे डेफिनेटली पूछोगे ऐसा क्यों होगा। आज क्या है? आज हमारी कंट्री में चीजें थोड़ी बहुत सस्ती है उन लोगों के हिसाब से जो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन पैसा सबके पास आ जाने के बाद जब चीजों के रेट महंगे हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी, चीजें अवेलेबल नहीं रहेगी, तो चीजों के रेट वैसे ही हाई हो जाएंगे। इसके हाई होने से क्या होगा दोस्तों? क्या वो बाहर के लोग अब के देश में आएंगे? क्या वो मशीन खरीदेंगे? क्या वो जगह खरीदेंगे? क्या गवर्नमेंट को टैक्स देंगे? क्या वो लेबर हायर करेंगे? बहुत डिफिकल्ट है। यानी कि उनका इन्वेस्टमेंट अगर 1000 करोड़ का होगा ना, वो सीधा 5-6 हजार करोड़ तक चले जाएंगे। यानी कि उनकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो आपकी कंट्री में वैसे ही एफडीआई खत्म हो जाएगा, मतलब कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से कंट्री में और भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद इसके अलावा क्या होगा दोस्तों? इससे अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पे भी इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, राइट सर। क्योंकि आपके चीजों घर कंट्री के अंदर में चीजें क्या होगी? महंगी हो गई है। तो जब चीजें ही महंगी हो गई तो आप एक्सपोर्ट भी करते हैं तो दिक्कत तो आपको जाना ही है, क्योंकि आपको प्रोडक्शन कॉस्ट हाई लगेगी, तो आपको बेचोगे कैसे? मतलब महंगा बेचोगे क्या? फॉरेन कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। दोस्तों कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस पे भी पड़ेगा, तो अल्टीमेटली एंड इनडायरेक्टली आपकी इकोनॉमी अफेक्ट होगी, यस और नो। तो दोस्तों दिस इज व्हाट कि आरबीआई कभी या कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा करेंसी का इशू करे, लेकिन तब इशू करे जब गोल्ड है। लेकिन अगर उन्होंने बिना चाह, बिना वजह, बिना सिस्टम फॉलो किए अगर करेंसी इशू किया तो उनकी करेंसी का वैल्यू डीवैल्यूड हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? डीवैल्यूड। यानी डीवैल्यूड होने का मतलब होता है कि उस कंट्री के रेट हाई रहते हैं, उनकी करेंसी जो होती है, मतलब कोई डिमांड नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। दिस इज व्हाई उनके करेंसी का डिमांड भी नहीं होगा। चलो ठीक है, टूरिज्म भी अफेक्ट होगा। चीजें महंगी हो गई तो फॉरेनर आएंगे क्या घूमने के लिए? क्योंकि वो तो महंगा है। आप हर लोग कोई जाते हो क्या अमेरिका घूमने के लिए? जाते हो क्या रशिया घूमने के लिए? रीजन क्या है? नहीं जाते हो। कुछ लोग नहीं जाते, रीजन क्या है? महंगा है, ट्रैवलिंग महंगा, रहना महंगा, खाना महंगा, तो इतनी इन्वेस्टमेंट वहां कौन करेगा? वैसे ही आपकी कंट्री का सीन बन जाएगा।
दिस इज व्हाट दोस्तों, जरूरत से ज्यादा करेंसी का इस इशू भी नहीं किया जाता। राइट चलो दोस्तों, एक और खास चीज बताता हूं अभी आपको। रैंक, जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि कौन सी कंट्री, कौन सा देश कौन सी रैंक पे है। चलो दोस्तों देखते हैं ये आपकी स्लाइड पर। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर टॉप है अमेरिका, फिर है जर्मनी, फिर है इटली, फिर है फ्रांस, फिर है रशिया, फिर है चाइना, फिर है स्विट्जरलैंड, फिर जापान, फिर है इंडिया, फिर लास्ट में है नीदरलैंड। दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे ना तो इंडिया का 9th रैंक है यहाँ पर। 618 टन रिजर्व आरबीआई के पास ऑफिशियली अभी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हम लोग काफी पीछे है एज कंपेयर टू अमेरिका। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अमेरिका के पास 8134 टन का गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है। अगर हम देखें ना तो अमेरिका के हम लोग 1/4 भी नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या है इसमें घबराने की बात है? डोंट वरी अबाउट इट। मैंने आपके सामने जो लिस्ट प्रेजेंट करी हुई है ये लेटेस्ट लिस्ट है और साथ में टॉप 10 लिस्ट। अगर आप देखोगे गौर से तो ये टॉप 10 कंट्रीज है जिनके पास गोल्ड रिजर्व काफी ज्यादा है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी के अंदर में इंडिया भी 9th रैंक पे अभी दौड़ रहा है। इस वजह से आरबीआई अपने गोल्ड रिजर्व को और बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है। चलो दोस्तों ये था आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स मैंने जो लेके आया हुआ। लेकिन अभी हमारे देश को अगर हमको ऊपर उठाना है, ऊंचा दिखाना है और पैसे की कमी को दूर करना है तो मैं कुछ अपने इस लास्ट वीडियो में कंक्लूजन अपने साइड से देना पसंद करूंगा। राइट चलो दोस्तों, आपको पता है इंडिया की गरीबी कितनी है? 68% के करीब करीब है। मैंने पॉवर्टी लाइन नहीं बोला दोस्तों, पॉवर्टी लाइन काफी इंप्रूव हो चुकी है। बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी एंड पॉवर्टी लाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पॉवर्टी लाइन के जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग थे इंडिया के अंदर में थोड़े थोड़े मतलब कम होते जा रहे हैं। करीब करीब उसका रेशो अभी 30% रह गया है। लेकिन गरीबी के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया करीब करीब 70-75% से लेके 68% तक पहुंच गया। लेकिन फिर भी इंडिया में काफी ज्यादा गरीबी है। तो दोस्तों इस गरीबी को दूर करने का आपको फंडामेंटल पता है? चलो फंडामेंटल के ऊपर बात कर लेते हैं। इसी आज के टॉपिक यानी कि गोल्ड से रिलेटेड ये फंडामेंटल कनेक्ट होता है। तो मैं अपने कुछ सजेशन या कंक्लूजन देना पसंद करूंगा। आप भी अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों सजेशन ये है कि अगर हम देखेंगे तो हमारा 24,000 से लेके 25,000 टन सोना सिर्फ हाउस होल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और जो कि ज्वेलरी के तौर पे ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेकिन अगर ये गोल्ड अगर आरबीआई के पास आ जाए तो दोस्तों होगा क्या? इमेजिन कर दे। यानी कि मैं ये नहीं बोल रहा कि लोगों ने गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए, मैंने ये नहीं बोल रहा कि लोगों ने अपने फेस्टिवल्स और जो कल्चरल एक्टिविटीज है उसको रोकना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मोटा सोना आप पहनते हो उसको थोड़ा कम पहनो, यानी जो मोटी रिंग आप हाथ में पहनते हो थोड़ी कम पहनो। इससे होगा क्या? इससे कुछ नहीं होगा, गोल्ड की डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन वो गोल्ड आरबीआई के पास जरूर जाएगा। दोस्तों मैं इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर बात नहीं कर रहा, मैं किसी पर्टिकुलर व्यापारी का फेवर लेके बात नहीं कर रहा, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं पूरे कंट्री के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि अगर गोल्ड आरबीआई के पास आ जाए तो आरबीआई की एक पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है कि आरबीआई डिफ्लेशन के समय में, जैसे आप देखते हो अभी कोरोना वायरस आ गया जिसकी वजह से कंट्री ने करीब करीब 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस कर दिया कंट्री के लिए। अगर ये दोस्तों 20 लाख जो है ना 40 लाख भी हो जाता, लेकिन आरबीआई के पास उतने पैसे होते तो इस वजह से, यस और नो? तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि गोल्ड का रिजर्व आएगा तो करेंसी इशू होगी, यानी कि करेंसी इशू कर सकते हैं, आरबीआई के पास पावर आ जाएगी और ऐसी सिचुएशंस में हम लोग करेंसी का इस्तेमाल करके उसको फ्लोट कर सकते हैं। चलो ये तो ठीक थी आज की सिचुएशन के बारे में, लेकिन नॉर्मल तौर पे अगर देखा जाए दोस्तों तो गरीबी को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो करेंसी इशू करके उनको बांटना नहीं है, उनको लोन के जरिए, सब्सिडी के जरिए या स्कीम्स के जरिए इन गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसके वजह से क्या होगा? गरीबों को भी पैसा मिलेगा, उनको भी लिक्विडिटी आ जाएगी, उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, विलेजेस डेवलप हो जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं हमारी विलेज सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, यानी कि वहां पे जॉब क्रिएट हो जाएंगे, वहां पे स्वयं रोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो 68% है कहीं ना कहीं रिड्यूस होकर ये 10 से 20% तक पहुंच जाएगा और हमारी कंट्री की जीडीपी हाई हो जाएगी। और दोस्तों ये जो 9th रैंक है ना, 9th रैंक, वो सीधा आप इमेजिन करो मैं क्या बोल रहा हूँ, 24,000 से 25,000 टन घरों में पड़ा हुआ है। तो अगर मेरे पॉलिसी के हिसाब से अगर सोचा जाए या फिर ऐसा आरबीआई से अगर आरबीआई के साथ हो जाए कि लोगों का कंजम्पशन ऑफ गोल्ड थोड़ा कम होकर आरबीआई की तरफ गोल्ड अगर डाइवर्ट हो जाए तो एक दिन हमारी इकोनॉमी ये फर्स्ट 1, 2, 3 के लाइन पे आके खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों दिस इज व्हाट द गोल्ड इज अबाउट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये गोल्ड का आज का टॉपिक पूरे अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपकी कोई सजेशंस या फिर कोई क्रिटिसिज्म अगर है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं राजेश सर आपके लिए हमेशा रेडी रहूंगा और आपके हर क्वेश्चन और जवाब सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर रहूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ और बने रहेंगे मेरे चैनल ओनली कॉन्सेप्ट पर, और ऐसे ही बने रहिए। अगला टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊंगा, वो भी इसके तरह काफी दमदार टॉपिक होगा। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम राजेश सर।